क्लास 10 के जब पहला दिन है तो हमको हर चीज पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज 10वां में पढ़ना है और कितना एग्जाम आएगा नंबर का। एग्जाम में तुम्हारा तो 100 नंबर ही आएगा, लेकिन एग्जाम होगा 80 नंबर के, इसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल होगा और ये तो नहीं कि स्कूल में जमा होगा। नॉलेज देना बहुत जरूरी है। परीक्षा दे जाओगे तो 80 नंबर ही मिलेगा और ये प्रैक्टिकल तुमको स्कूल में जमा करना पड़ता है भर करके। वो सर वहां के बताने लगेंगे, जब एग्जाम पास करने लायक आ जाओगे, विदाई वगैरह होने लगेगा, तब समझा देंगे सब चीज। तो 80 नंबर का तैयारी करना है और 80 नंबर के ही 30% हम लोग को लाना होता है और यहाँ से पहले से 20 नंबर 18 नंबर जो भी मिलेगा वो मिल जाएगा। तो इसका 30% जो भी होगा अपना निकाल लीजिएगा, उसी के हिसाब से लाना होता है। अगर 100 में जानते हैं कि 100 में से 30%, तो 30 नंबर अगर लाते हैं ना तो 80 के हिसाब से भी अपना 30% सपोज दैट 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 24, मतलब हमको हर हाल में 24 नंबर लाना होता है। साइंस में और सोशल साइंस में भी यही कंडीशन है। 24 नंबर से नीचे अगर हम बनाते हैं तो फेल हो जाएंगे और ये अगर 20 नंबर दे देगा तो हमारा डायरेक्टली 44 नंबर हो जाता है। फ्री फोकट में ये मिल जाता है प्रैक्टिकल वाला। लेकिन जो 24 से भी नीचे लाता है और 30 भले ही जोड़ के हो जाएगा और 24 से नीचे लाएगा तो ये फेल हो जाएगा। 100 में 30 लाना था लेकिन प्रैक्टिकल 20 है ना, तो 30% इसका जोड़ना होगा। अगर उससे नीचे जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, फिर फेल कर दिया जाएगा। अब हमको समझते हैं कि क्लास 10th में 9th और 10th में दोनों में साइंस में 3 ही को हम लोग का दिया गया है विषय में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी, हाँ, अभी हम जस्ट हम पहले ही बताएंगे। 2 चैप्टर जो रहेगा वो बायोलॉजी वगैरह में ही मिक्स रहता है, फिजिक्स और बायोलॉजी में ही, लेकिन वो हम लोग का भूगोल ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है सब। ज्योग्राफी का उसमें बहुत सारा टॉपिक्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए साइंस में हालांकि दे दिया गया है, लेकिन ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ेगा उसको। दोनों में से कहीं भी पढ़ लोगे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को 3 विषय है तो तीनों से डिवाइड दे देंगे, तो इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही जैसे 9 क्लास में 24 नंबर, 25 नंबर, क्रो में 26 नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। फिजिक्स में ज्यादा पूछेगा, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इस तरीके से क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा फिजिक्स में रहेगा 2 नंबर एक्स्ट्रा और बाकी सब में 24 नंबर रहेगा, 25 नंबर हो सकता है, लेकिन उसमें 26 27 जो भी हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पे लिखे हैं भारतीय भवन पढ़िएगा, तो भारतीय भवन में आपको तीनों किताब अलग मिलेगा। भारतीय भवन में तीनों किताब अलग मिलेगा। अब जब तीनों किताब अलग होगा तो रसायन शास्त्र, भौतिक और इस तरीके से जीव विज्ञान करके नाम रहेगा। लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी पूरा किताब एक ही में देता है और सभी का चैप्टर का नाम यहाँ पे। कुछ चीजें तुम जब भारतीय भवन पढ़ोगे तो तुमको इससे अलग मिलेगा, चैप्टर का नाम मिलेगा, उसका अंदर लिखावट वही रहेगा। तो हम लोग को पहले समझना है कि रासायनिक कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक वाला ही ये चैप्टर है। तो नाम से आपको पता चलना जाना चाहिए। रासायनिक में रसायन से रिलेटेड ज्यादा नाम आएगा, समीकरण लिखा हुआ रहेगा, अम्ल, क्षार, लवण ये सब आएगा, धातु अधातु आएगा, तत्व के नाम आएगा, तत्व वगैरह के नाम। इन सब से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, या सूत्र वगैरह के H2O, O+2 ऐसे करके कुछ भी रहेगा, O3, कोई भी अगर सूत्र रहता है तो हम समझेंगे कि ये चैप्टर हमारे केमिस्ट्री का ही होता है। चाहे आप कोई भी किताब पढ़िए, आपको चैप्टर पकड़ने आना चाहिए। इसमें देखो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लगा हुआ है, लवण लगा हुआ है, धातु अधातु, देखो तुमको ये भूगोल में भी पूरा मिलेगा, ठीक है ना। धातु अधातु पूरा भूगोल में भी पढ़ाएंगे, तो वहां याद करिए, यहाँ याद करिए, नंबर दोनों जगह से आने वाला है। कार्बन एवं यौगिक, कार्बन वगैरह भी लग जाएगा सर, तो ये भी हम लोग का केमिस्ट्री में ही आ जाता है। तत्वों की आवाज सर, तत्व लग गया तो वही आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग को केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजी। अब यहाँ से खेल शुरू होता है भारतीय भवन के हिसाब से। जैव प्रक्रम यहाँ एक ही है और एक में 3 से 4 चैप्टर है, उत्सर्जन, परिवहन, संवहन, ऐसे कर करके नाम रहेगा चैप्टर में, ठीक है ना। पोषण, ये सब चीजें सब इसी में मिक्स रहेगा, ये एनसीईआरटी में। लेकिन भारतीय भवन पढ़ोगे ना तो सभी का अलग अलग नाम रहेगा। जैव प्रक्रम एक चैप्टर, पोषण एक चैप्टर, उत्सर्जन एक चैप्टर, परिवहन एक चैप्टर, वाहन एक चैप्टर, ऐसे करके नाम रहेगा अकेले अकेले। और जब उसमें देखोगे तो खाली एक 4 चैप्टर रह जाएगा और 4 गो नीचे वाला, नियंत्रण, समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं और अनुवांशिकी, 3 गो यहाँ पर और 4 गो यहाँ, 7 गो चैप्टर। तो उसमें एगो पर्यावरण 8 गो चैप्टर तुमको भारतीय भवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी में चारों एक ही में आता है, जैव
प्रक्रम में ही चारों चैप्टर आता है, लेकिन उसमें क्या किया कि अकेले अकेले चैप्टर को बाहर निकाल दिया है और थोड़ा सा वो चैप्टर लंबा हो गया है। लेकिन यहाँ पर सब एक ही में है और चैप्टर देखने में लगेगा कह रहा खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें अकेले 4 चैप्टर चारों एक ही में पढ़ना होता है। तो यहाँ तक हम लोग का बायोलॉजी आता है। वो यहाँ पे हमारा पर्यावरण भी बायोलॉजी में आता है, लेकिन हम लोग 5 क्लास में किताब पढ़े होंगे पर्यावरण हमारा पर्यावरण या तो फिर पर्यावरण और हम ऐसे के नाम रहता है किताब का। तो वही वाला किताबा को यहाँ पर एक चैप्टर के रूप में डाल दिया है 10वां में, ताकि लेखन को सब पता होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी एक तरह का भूगोल का ही चैप्टर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दे दिया है हमारे, तो ये फिजिक्स में आएगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है ना। यह प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारक, चुंबकीय ऊर्जा के स्रोत, और ये सब आएगा हमारे पास में फिजिक्स में। आप लोग नोट कर सकते हैं साइड में, हमको फिजिक्स में ये चीजें होता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सीरियल में। अब इसमें कुछ सवाल है कि इसमें से आप लोग पहले से कितना चीज जानते हैं। अब देखो तुम लोग खुद यहीं से डिसाइड करोगे कि हमने 6, 7 ये सब पढ़ के कितना चीज को पहले से डील कर लिया। बताओ कौन वाला पढ़े हो इसमें? दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर, मतलब तीसरा चैप्टर ये पढ़े हैं। धातु धातु पढ़े हैं। और ये यौगिक वाला। और विद्युत हाँ विद्युत पढ़े हैं। तत्व के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। परावर्तन भी पढ़ लिए हैं, चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ लिए हैं। और क्या पढ़े हैं? हाँ अनुवांशिकता पढ़े हैं। जनन भी जी, जनन कैसे भुला गया जनन। और क्या पढ़े हैं? बताओ जी, आधा से ज्यादा तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, तो 10वां में फिर बचा क्या है पढ़ने को? जो कुछ नया नया लग रहा है उसको बस थोड़ा बहुत पढ़ना है एक्स्ट्रा। तत्व के बारे में उसमें थोड़ा सा पढ़े थे। यहाँ पर पूरा वर्णन किया जाएगा कि 118 गो या 12 गो जो भी तत्व हमारा होता है उन सब के बारे में, कौन कौन श्रेणी में रखा जाता है, बस उसके बारे में लगभग चीजें हमने पहले ही पढ़ लिया है। एक छोटा सा क्लियर बता दे रहे हैं बात, जिससे तुमको समझ में आएगा कि हमको कौन सा सबसे ज्यादा पढ़ना है। सभी विषय का पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टर मिनिमम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे रासायनिक में ये वाला तुमको अकेले ये 10 से 12, 15 नंबर ला देगा, 10 से प्लस ही आएगा, 10-15 नंबर तक ये अकेले ला देगा तुम्हारा। ये चैप्टर में से एक चैप्टर भी पढ़ लिया ना, पास हो जाएगा तुम आराम से बिना सोचले समझ ले। केमिस्ट्री के एक ही चैप्टर काफी है। और अम्ल क्षार लवण और ये थी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। वही तो बता रहे हैं कि हर एक किताब के मतलब हर एक विषय में पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें से नंबर 1 वाला नंबर 1 ही रहता है। नंबर वन हमेशा रहता है। ये सीरियल इसीलिए बनाया गया ताकि लेखन को समझ में आए कि सबसे काम का चीज। तो हर एक चैप्टर में सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, ये एग्जाम में तुमको ज्यादा मिलेगा। संतुलित समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, अभिकारक, ये सब चीजें, प्रतिफल, ये तुमको इसमें मिल जाएगा। अम्ल क्षार लवण इसमें थोड़ा कम आ सकता है लेकिन आता है, और इसमें भी आ सकता है। सब में बाकी धीरे धीरे आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया से नंबर आएगा तुमको, ठीक है। लेकिन हम लोग को 3 को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, क्योंकि 3 को में एकदम एक को क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हालांकि हम तो सभी पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी अगर तुमको लगता है कि हम सब नहीं ध्यान दे पाएंगे तो 3 को प्रथम पूरा कंठस्थ कर लेना, उसके बाद तुमको नहीं भी पढ़ोगे तब भी सभी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें सर जैव प्रक्रम में एकलौता अकेले है क्योंकि अभी बताया था कि इसमें 4 चैप्टर आता है, अकेले है ये। और इसी में तुम्हारा 7 क्लास का पूरा किताब का जो क्वेश्चन वगैरह प्रकाश संश्लेषण जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों लोग को 7 क्लास में, वो पूरा का पूरा सब पूरा इसी में मिल जाएगा। आहार नल्स वगैरह सब इसी में मिल जाएगा, और बीपी वगैरह नापना सब इसी में मिल जाएगा। सारा चीजें इसी में पढ़ा दिया जाएगा। किडनी वगैरह के बारे में सब इसी में आ जाएगा। सब चीजें मतलब इसी में, दिल के बारे में सब इसी में आ जाएगा। सब चीज कंप्लीट हो जाएगा इसी में। तो 7 क्लास जो पढ़ा है वो जैव प्रक्रम उसमें पढ़ रहा होगा, अभी बच्चन लोग पढ़ रहा है। नियंत्रण और समन्वय, इसमें दिमाग के बारे में बात चलेगा कि दिमाग कैसे काम करता है, तो उसके बारे में इसमें। लेकिन हम लोग को सबसे काम ये पहला में ये। और अगर फिजिक्स में बात करेंगे तो अपवर्तन वाला। अगर हम 3 चैप्टर पर भी हम बहुत पकड़ अच्छा से बना लेते हैं तो हम कहेंगे नहीं कि हमने 10वां पढ़ा है, क्योंकि यही 3 चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। और बाकी उसके बाद वाला नीचे दूसरा वाला 3 तक मिनिमम 3 तक आ ही जाता है। और अगर एक आध दो जो बचल खुचल है ना, उसमें से कभी कभी जब बिहार बोर्ड थोड़ा सा दिमाग लगाने लगता है ना कि बहुत बार बार पूछ दिए हैं, तब इधर से पूछ जाता, अब घुमाने लगता है फिर। लेकिन अधिकतर देखने को मिलेगा पहला चैप्टर वाला, दूसरा चैप्टर, तीसरा वाला सबसे ज्यादा। और इधर वाला मिलेगा, और वो भी मिलेगा तो 5 नंबर या 4 नंबर में ही मिलेगा।
नीचे वाला ये सब चैप्टर वाला एक ही क्वेश्चन देगा, लेकिन देगा एकदम पूरा फालतू चैप्टर देगा क्वेश्चंस, लेकिन उसके साथ में ऑप्शन भी रहेगा, एक आध दो इन्हीं सब में से मिलावल रहेगा, इहो रहेगा उग्रम से एगो मिलावल रहेगा। याद रखेंगे तो एकदम एकदम एकदम। अरे भाई 8वीं में इतना मैंने पढ़ लिया कि हमको याद रखना भी नहीं पड़ रहा है अब, सब चीजें तो लगभग पढ़ ली हैं। जनन में आ जाएगा सब, किशोरावस्था सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी के साथ में, अनुवांशिकता कि बाल बच्चा का लक्षण, माता पिता में कैसे आता है, उन सब के बारे में। मानव नेत्र, इसमें हम लोग क्या पढ़ लेंगे कि इंसान की आंख के बारे में, इंसान देखता कैसे है, इंसान कैसे बीमार पड़ जाता है, उसका आंख कैसे कमजोर हो जाता है, दूर दृष्टि मतलब देखता नहीं है साफ से दूर वाला, नजदीक वाला नहीं साफ से दिखता है, कौन सा चश्मा लगाना चाहिए, वो सब इसी में मिल जाएगा। इंद्रधनुष जो हम लोग को सतरंगवा बोलते हैं, वो सब इसी में आ जाएगा, सब चीजें इसमें मिल जाएगा। विद्युत के बारे में जैसा ही तुम जानोगे, आधा इलेक्ट्रिक अब आदमी बन जाएगा यहीं से, ठीक है ना। विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इन सब के बारे में हम लोग 8 क्लास में सीख लिए हैं बहुत सारा चीजें। ऊर्जा का स्रोत, जब तुम ये सीख जाओगे तो तुम आराम से बिजली बनाने का बहुत सारा, ये भी इन सब के बारे में गुण जानोगे, लेकिन इससे तुम बिजली बना सकते हो। ये चैप्टर जैसा है सीखोगे ने, घर बैठे बैठे बिजली बना सकते हो, जैसे संतोष वेल्डिंग वाला अपने करता है, पवन चक्की बने लिया अपना छतवा के ऊपर में। तो ये सब चीजें है, मतलब छोटा मोटा साइंटिस्ट तुमको ये बनाते हैं फिजिक्स वा, ठीक है ना। फिजिक्स में बड़ी चीज होता है, ठीक है। बाकी पर्यावरण के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग को कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, ये सब चीजें जो कि बचपन से सिखाया जा रहा है। और ये प्राकृतिक संसाधन के बारे में कि हम लोग को कौन कौन सा संसाधन मिला हो, उसका इस्तेमाल करना, सदुपयोग करना, वो सब चीजें। तो इसमें भी इसका कुछ कुछ ऊर्जा का स्रोत इसमें भी कुछ कुछ आ जाएगा पॉइंट्स, अब भूगोल में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इतना सारा चीजें है, सब में तुम एक चैप्टर याद रखो, ऊपर का एगो जय प्रक्रम एगो और नीचे वाले में प्रकाश परिवर्तन। तो चलिए हम लोग ऐसे चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस हल्का सा समझाने के लिए लिख दिए हैं ताकि समझ में आए अगला दिन से। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही से तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन बनना चालू हो गया है। 2 नंबर 3 नंबर जो भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है, सब्जेक्टिव भी निकल रहा है। पहला क्वेश्चन तुमको 2 नंबर में ये देखने को मिल सकता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते थे, लेकिन हमने लॉन्ग में लिखा, थोड़ा सा लेखन को लगना चाहिए कि हाँ कुछ है, पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सीधी सीधी बात है। इसका अगर हम अपना तरफ से दे, ये एनसीईआरटी जो किताब कहता है उसके हिसाब से हमने जवाब नहीं दिया है, बस थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। कोई भी लॉन्ग चीजों को अगर हम शॉर्ट में फॉर्मूला के साथ लिखते हैं तो हम लोग उसको समीकरण बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। कोई भी लॉन्ग चीज को लंबा लाइन को, लैंग्वेज को, उसको फॉर्मूला के रूप में छोटा कर देते हैं तो उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। ये किताब का कहना है, ठीक है ना। घर जा करके और रीडिंग पहले जरूर करना, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीजें जो कि हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं, बस उसको तुमको रीडिंग करके ही समझ में आएगा। हालांकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकली बोलते जाएंगे तो सभ्य दिमागों में छप ही जाएगा, ठीक। तो पहले हम ये समझा लेते हैं, उसके बाद हम किताब पर थोड़ा फोकस करेंगे। यहाँ पर डिफिनेशन क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके दर्शाने का एक संक्षिप्त तरीका है। देखो इसी का डिफिनेशन दिया गया, लेकिन थोड़ा सा अलग, हम बोले थोड़ा सा ठेठ में, यहाँ लिखे थोड़ा सा तुम लैंग्वेज में बढ़िया से। मतलब प्रतीक मतलब संकेत उसका, H2 हाइड्रोजन लिखेंगे तो H2, जो भी ऑक्सीजन लिखेंगे O2, जो भी लिखते हैं हम लोग, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग इतना बड़ा लाइन नहीं लिखेंगे। डायरेक्टली हाइड्रोजन लिखने जाएंगे तो उतना लंबा लगेगा ना, H लिख देंगे, हाइड्रोजन हो गया, H2 O2 O3, जो भी लिखना होगा, ओजोन, कौन लंबा लिखता है, शॉर्ट में लिख दिया, फॉर्मूला काम हो गया। तो प्रतीक और सूत्रों का प्रयोग करके दर्शाने को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर भी लगा करके आप लोग यहाँ लगा सकते थे, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। या तो फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं, इधर में भी लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण में जब हम लोग प्रतीक और चिन्ह लगाएंगे तो उसमें कौन कौन सा चीज क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर समझा दिया गया है। जिसमें बाईं ओर अभिकारक, देखो यहाँ अभिकारक, दाहिना हाथ बायां हाथ, तो बाया को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS। ये भी लिखा हुआ है किताब में, हमने नहीं लिखा है जानबूझ करके, क्योंकि समझाते समय में बहुत सारा चीजें को समझाना पड़ता है, सब लिख ही देंगे तो फिर समझाएंगे क्या, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास में LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अभिकारक रहेगा, चटरहिया देने और खैया देने उत्पाद रहेगा, यानी कि उत्पाद क्या होगा इसको आगे समझाते, पहले यहाँ समझ लेते हैं। अभिकारक बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद लिखे जाते हैं, जिन्हें एक तीर से अलग किया जाता है। यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण नियम ये क्या है सर, एक तरह से संतुलित समीकरण कह सकते हैं,
कि दोनों में कंपैरिजन करवाता है कि उसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, दोनों में कितना का फासला है। और ये तीर क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, दिशा दिखा रहा है कि उधर में देखो बन करके आया है, ठीक है ना। ये तो ये एक तरह का दिशा बता रहा है कि देखो बाबू रे, उधर में तुम्हारा आंसर बन के आया है, जब हम यहाँ पर कुछ केमिकल को रिएक्शन किए तो उधर में बना है मेरे पास में। तो ये चीज यहाँ पे दर्शा रहा है। तो अब हम समझते हैं ये चीज को पहले। रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब कि उसमें दो तीन को मिलना आपस में और कुछ नया बनना, ऐसे याद रखना एकदम ठेठ में। अभिक्रिया मतलब मिलावट होना, एक या दो से अधिक, मतलब दो गो या तो फिर दो गो से ज्यादा आपस में जब मिलेगा तो कुछ नया बनाएगा, उसको बोल देंगे अभिक्रिया। और जब केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें कोई रसायन मिलेगा एगो दूसरा से तो तीसरा बन जाएगा कुछ नया रसायन। जस्ट वही चीज को यहाँ पर बोल देना है। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्मों वाले एक या एक से अधिक भिन्न पदार्थों में बदल जाते हैं या निर्माण करते हैं, वो भी लिख सकते हैं। जिसमें परमाणुओं के बीच के रासायनिक बंधन टूटते और नए बंधन बनते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग यहीं पर लगा सकते थे, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन हमने ये भी लगा दिया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अणु टूटता है, छोटा छोटा टूट करके कुछ नया बन जाता है, इसका वाला उसमें, उसका वाला उसमें चल जाएगा, ऐड हो जाएगा। वो सब चीजें हम लोग बाद में समझ लेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर शुरू हुआ है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने लिखा है सर मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन करके आया, ये मेरा अभिकारक है। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहीं से बनना चालू हो गया। तो इसमें देखो पहला सवाल इसका जवाब मिलेगा कि रासायनिक समीकरण क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम इतना लिखते हैं, देखो थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, और इसको लिखने में हमको कितना छोटा लगा। Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 माने ऑक्सीजन, अब मिलकर क्या बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, शॉर्टकट में हो गया। यही चीज तुम्हारा क्वेश्चन में रहेगा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा हिंदी में, एग्जाम में पूछेगा इसे, और उसका हम जवाब क्या देंगे, हिंदी में ही और समीकरण में भी। अगर बोलेगा कि समीकरण भी लिखिए और उसका जवाब दीजिए, तो हम समीकरण और हिंदी दोनों देंगे। क्या ऐसे लिख करके भी समझा देंगे हिंदियों में, हिंदियों भी लिख देंगे, समीकरण भी, तीनों चीज लिख देंगे, कहीं से मौका नहीं छोड़ेंगे। जब लिखेंगे जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र Mg प्लस में O2 MgO, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड अभिक्रिया करे तो MgO बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना लॉन्ग चीज को हम लोग शॉर्ट में लिखने को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। बार बार हम ऊपर नीचे समझा रहे हैं क्योंकि दोनों से रिलेटेड चीज है, एग्जाम्पल जब भी मिलेगा तो दोनों में देखने को वही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये चीजों को हमको समझाना था। अगला क्लास में रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और सबसे ज्यादा एग्जाम में वही पूछेगा क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार है, 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, जितना याद रखोगे उन्हीं में से कोई ना कोई 2 गो 3 गो एग्जाम में आते रहता है। यहाँ से एग्जाम में तुमको ये भी देखने को मिल सकता है 2 नंबर में, ये भी देखने को मिल सकता है 2 नंबर में, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव में ये देखने को मिल सकता है कि जो रासायनिक समीकरण में तीर होता है वो किसका निशान है, क्या दर्शाता है, तो दिशा को दर्शा रहा है, उत्पाद के दिशा को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर सर कुछ बात है कि अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको अभिकारक, देखो एक ने दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकारक, और उत्पाद सर जो बन के आ रहा है उसको उत्पाद कहते हैं, जो बन के नया पदार्थ आ रहा है उसको उत्पाद कहते हैं। जो देख के नहीं याद करेगा भाई उसके लिए तो नुकसान ही है। और हम ये चीज किताब में लिखा हुआ है, हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, तुम लोग घर जाकर के पढ़ना किताब बढ़िया से, तो ये समझ में आ जाएगा। अगर इतना छोटा छोटा चीज को भी हम लिखने लगेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये तो पूरा तो एकदम टाइमिंग चला जाएगा, इसलिए समझाना जरूरी है, ठीक है। तो अभिकारक जो भाग ले रहा है और उत्पाद जो नया बन करके आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में मिलता है कि जो पदार्थ नया बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, अभिकारक, क्या, तो जो भी बन करके आएगा उसको उत्पाद, और जो भाग ले रहा है उसको अभिकारक। तीर क्या करता है दिशा को दर्शाता है कि किधर बन रहा है क्या, इस चीज को, जस्ट यही चीज को तो हमको समझाना था। बाकी चीजें बहुत सारा लेक्चर्स इसमें है एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि हम किताब से थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारा इसमें है। अब थोड़ा सा किताब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, लेक्चर तो बनता है भाई, ये लेक्चर का किताब ही होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण
का इस मतलब कि हम लोग को कैसे पता चलेगा, गांव देहात में घर घरेलू में कैसे पता चलेगा कि ये चीज हुआ है? तो इसका जवाब है सर कि जब हम लोग घर में खाना पीना देखते हैं, दाल उल छोड़ देते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो उसमें कुछ बदलाव आ जाता है। मतलब सर कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और उसमें गंध वगैरह आने लगता है, खट्टा हो जाता है। इस तरह के कई तरह की चीजें चेंजेस हो जाता है जब हम लोग कोई चीज को जलाते हैं, रहता है लकड़ी बन जाता है सब भस्म, मतलब इस तरीके से पूरा पानी बन जाता है। तो इसी तरीके से इसमें कोई एग्जाम्पल लिया गया है कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ के और जलाते हैं तो क्या होता है, एक क्रियाकलाप बताया गया है जो कि हम बोल के समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। फोटो अगर देखना होगा तो किताब रीडिंग करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये फोटो देख सकते हो, ये वाला, यहाँ पे बात तुमको बताया जाएगा, ठीक है ना। पूरा चीजें क्रियाकलाप हम पढ़ के समझा दे रहे हैं, ऐसे बोल करके तुम लोग घर किताब पढ़ोगे तुमको ज्यादा समझ में आएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वीवीआई भी है, तो ध्यान से सुनना। जब मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं तो उसको जलाते हैं तो क्या बनता है, उसका ज्वाला कैसा होता है, ये ऑब्जेक्टिव में हाल ही में आया हुआ था, लेकिन हम पढ़ा रहे थे तो ट्यूशन बैंक में, इसलिए हमको याद आ रहा है। तो यहाँ पर वही चीज का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है जो अभी हम बता रहे हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन के बारे में एक बार, फीता, फीता, मैग्नीशियम के फीता ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है या मैग्नीशियम रिबन बोल सकता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के रिबन को रगड़ करके उसको जलाते हैं तो उसका जो ज्वाला होता है कैसा निकलेगा, ऐसे सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में, या तो फिर क्या बनाएगा, ऐसे सवाल आएगा, ठीक है। या तो फिर उसको हम रेगमाल से रगड़ के साफ क्यों कर रहे हैं, ये भी सवाल आएगा। लेकिन तीनों में से कोई भी आ सकता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला ही है, क्योंकि ये पहला चैप्टर का ही है। और अभी बोले थे कि जो भी पहला में रहेगा एग्जाम में सबसे ज्यादा उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो इसका जवाब थोड़ा सा दे देते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रगड़ते हैं तो किससे रगड़ते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, रेगमाल से रगड़ते हैं, जिससे हम लोग पंचर बनाते हैं इसे रगड़ने वाला, उन सबसे रगड़ के हल्का सा इसे घस करके और जलाते हैं, उससे क्या होता है कि जल्दी आग पकड़ता है। मैग्नीशियम रिबन के फीता एक बार हमने पहले वीडियो में दिखाया था, चमकता है एकदम, पूरा जलता है एकदम लाइट जैसा, मरकरी टाइप में एकदम पूरा वेल्डिंग वाला टाइप में, हाँ वेल्डिंग जैसे मारता है ना, कैसे चमकता है वैसे रेगमाल के जब रगड़ते हैं तो उसका फीता चमकता है, मतलब कि जब उसको जला देते हैं तो जैसे जलाएंगे सर तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या किया, रेगमाल मतलब मैग्नीशियम के फीता, तो मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे सर, Mg, मतलब कि मैग्नीशियम के फीता, यहाँ पर इसको समझो कि मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम के फीता है, ऑक्सीजन मतलब हवा के संपर्क में हम उसमें आग लगा दिए सर, तो बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मतलब नहीं कि बानी बन गया, ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम जब दोनों अभिक्रिया किया ना तो जलने के बाद एक बानी बन गया और उसी को बोला गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि आखिर मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रेगमाल से रगड़ के साफ क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसका जवाब आएगा ताकि वो आसानी से जल सके, ठीक है ना, ये इसका जवाब है, हाँ जलने के लिए। अगर बिना रगड़ले हम ऐसी माचिस मारेंगे तो बढ़िया से नहीं जलेगा, ये माने कि जैसे तैसे जलेगा, इसी की वजह से उसको रगड़ दिया जाता है, ताकि जैसे हम लोग ट्यूब टायर में साटते हैं ना जी, पंचर बनाते हैं तो देखना रगड़ता है उन लोग, क्यों, चिपकेगा तो छूटेगा नहीं। अब अगर ऐसा ही साट दे तो जल्दी छूट जाता है, इसी की वजह से। तो ये इसका जवाब हो गया, ये क्रियाकलाप था, ठीक है। इसके बारे में भी समझा दिया, यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि चिमटा से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया गया है और बर्नर में जला रहा है इसे करके और उसमें राख गिर रहा है। और इसको कभी भी हम लोग को अपना मन से नहीं एक्सपेरिमेंट करना है, करिएगा चश्मा लगा करके और समझदार आदमी के साथ में, टीचर के साथ में, ये सब चीजें, और फाइलें रख के एकदम ऐसे, क्योंकि देखोगे तो आंख में चकाचौंधिया भी हो सकता है, आंख खराब भी हो सकता है, उसका लाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया क्रियाकलाप चित्र 1 में कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना, मतलब कि जब भी जलाए तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि यहाँ पर समीकरण के रूप में लिख दिए हैं। यहाँ क्रियाकलाप भी पढ़िएगा, पूरा रीडिंग करना है किताब, आपको बेहतर से साइंस पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज बढ़िया मिलेगा, भरपूर मिलेगा। और इसका जो लॉ निकल रहा है कैसा ना सर, चमकदार श्वेत, ये पहला भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये भी अंडरलाइन कर दिए हैं, किताब पढ़ोगे और घर जा करके एकदम नोट्स बनाओगे बढ़िया से, ठीक है ना, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव हम पूछताछ करेंगे तो उसमें ये सब जरूर आएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जलाते हैं तो उसका जो लॉ होगा, मतलब आग कैसा रहेगा, व्हाइट और चमकीला उसका आग रहेगा, ठीक है ना। और ये फिर क्या हो जाएगा कि हमको बानी के रूप में मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में मिल जाएगा जलने के बाद में,
ठीक है। यहाँ पर एक और दो गो और यहाँ पे क्रियाकलाप लिया गया है कि एक प्रश्नली में लेड नाइट्रेट और सीसा के घोल को लीजिए और पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए, तो क्या होगा। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा सर, तो हल्का फुल्का शीशा गर्म होने लगेगा, कलर में बदलाव होने लगेगा, और क्या हो सकता है, इतना तरह की चीजें होने को मिल सकता है। उसमें हाइड्रोजन मुक्त हो सकता है गैस, जो कि यहाँ पर लिख दिया है। एक और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, लेड नाइट्रेट ने बोला था, हाँ लेड नाइट्रेट का। इसमें एक और एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल ये है कि एक शंक्वाकार प्रणाली लीजिए, उसमें जिंक डाल दीजिए दानेदार, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए, तो इसमें क्या होगा, क्या जस्ते के दाने के आपस में कुछ होता दिखाई दे रहा है। और शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली को स्पर्श करके देखिए क्या होता है, तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। तो जब इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसमें देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और यहाँ पर जिंक धीरे धीरे दाना वाला जो है गैस में बदलना चालू हो गया है, गलने लगा है, छोटा होने लगा है, ठीक है। तो इसका तापमान में भी बढ़ोतरी होना चालू हो गया, मतलब हीट होने लगेगा। तो केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या निकल करके आया, इतना क्रिया हुआ तो क्या क्या देखने को मिला। तो ये भी है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जब भी रासायनिक में किसी भी तरह से केमिकल एक्सचेंज करता है तो अवस्था में परिवर्तन, उसका रूपरेखा बदल जाता है। हाँ, और रंग में भी बदलाव आता है। केमिस्ट्री का ये रूल्स है कि कोई भी चीज में अभिक्रिया करेंगे तो रंग बदलेगा ही बदलेगा। और गैस का निष्कासन तो होगा ही होगा, गैस उसमें से जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। कभी भी देखना लैब वगैरह में धुआं नहीं निकलते हुए दिखेगा, ठीक है ना। और तापमान में भी बदलाव होगा, ठंडा रहेगा तो गर्म, गर्म रहेगा तो ठंडा भी हो सकता है, हालांकि गर्म ही ज्यादातर होता है। इतना सारा चीजें को एक्सपेरिमेंट करने पर समझ में आता है, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। रीडिंग करके क्रियाकलाप बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने को, इसे तुम्हारे अंदर में समझ आएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ है जो कि आज के लिए बता सकते हैं। आज के क्लास के हिसाब से अब इसमें कोई क्रियाकलाप नहीं है, और वो अगला क्लास के लिए है। तो अगला क्लास में भाई, अगला क्लास में सीखेंगे, ठीक। चलिए बाकी चीजों को रहने देते हैं सही। बाकी इन सभी चीजों को हम लोग समझते चलेंगे और क्रियाकलाप जरूर करेंगे। हमको कभी कभी मन करता है कि पूरा छापे, लेकिन क्रियाकलाप को छापने में टाइम वेस्ट होगा। किताब सबके पास है, किताब खोलिए और देखिए फिगर, और जैसे समझाते उसको समझते जाइए। तो फिगर छापने में हमको लगता है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, इसीलिए ऑलरेडी इतना टाइम चला जाता है। एक चीज को समझाने का मुझे 2 घंटा लगाना पड़ जाएगा। लैब तो है नहीं, ठीक है ना, लैब रहता तो और अलग बात था, ठीक। लेकिन रीडिंग जरूर करना है। जितना टॉपिक पढ़ाया होगा यहाँ उसको रीडिंग करिएगा। एक बार रीडिंग करके आइए, समझिए, और फिर से जाकर रीडिंग करिए। रीडिंग करके आओगे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ समझ के रीडिंग करोगे तो तुमको बहुत सारा अंडरलाइन करने को मिलेगा, और वही ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बनेगा, ठीक। ये करना बहुत जरूरी है, होमवर्क में यही मिलेगा सबसे ज्यादा। किताब इसलिए लिवाए थे एनसीईआरटी, ताकि रीडिंग करिए और उसको बार बार पढ़िए और अंडरलाइन करिए क्या उसमें निकलता है ऑब्जेक्टिव, जो कि हम बोल ही दे रहे हैं कि इतना इतना चीज निकल जाएगा, ये ऑलरेडी बता दे रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है।